सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का पहला पुस्तक का अध्याय 8 चंद्रग्रहण से लौटी बेर जो एक कविता है पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8 चंद्रग्रहण से लौटी बेर। आपने गांव की खूबसूरती को देखा है। खुले खुले खेत, झूमती फसलें, लहराते तालाब, चमकती चांदनी, चहकते पक्षी और प्रकृति की अनेक सुंदर दृश्य हमारे मन में हलचल मचाते हैं। इन्हें देखकर बड़ा आनंद आता है। देखने के बाद सामान्य व्यक्ति उन्हें भूल भी जाते हैं, किंतु कवि का देखना और लोग के देखने से अलग होता है। कवि किसी भी दृश्य का सूक्ष्म अवलोकन करता है। वह उन दृश्यों को अपने शब्दों में पिरो लेता है और ऐसे आकर्षक बना देता है कि पाठक या श्रोता आनंदित हो उठते हैं। हमने और आपने भी खेतों में कई प्रकार की फसलें देखी हैं, गांव के पोखर भी देखे हैं, बसंत का आनंद भी लिया है, लेकिन कवि ने जिस ढंग से इस दृश्य को उतारा है वह बिल्कुल निराला है। ऐसा निराला है कि कविता पढ़ते समय वह दृश्य हमारी आंखों के सामने सजीव हो उठते हैं, हमें आनंदित कर देते हैं। कवि ने कैसे उभारा है इस इन दृश्यों को, आइए पढ़ते हैं कविता चंद्रग्रहण से लौटी बेर। अब आइए इसका अर्थ समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आपने गांव की खूबसूरती खूबसूरती तो देखा ही होगा। खुले खुले खेत होते जहाँ, झुमती फसलें होती हैं वहाँ, लहराते तालाब होती हैं, चमकती चांदनी होती है, चहकते पक्षी होते हैं। प्रकृति के अनेक सुंदर दृश्य हमारे मन में हलचल मचाते हैं। इन्हें देखकर बड़ा ही आनंद आता है। सबको आता है, आपको भी आता होगा, हमें भी आता है। देखने के बाद सामान्य व्यक्ति उन्हें भूल भी जाता है, किंतु जो कवि का देखना और औरों को देखने से बहुत ही अलग होता है। कवि किसी भी दृश्य का सूक्ष्म अवलोकन करता है, वह उन दृश्यों को अपने शब्दों में पिरो लेता है और ऐसा आकर्षक बना देता है कि पाठक या श्रोता आनंदित हो उठते हैं। हमने और आपने भी खेतों में कई प्रकार की फसलें देखी हैं, गांव के पोखर भी देखे हैं, बसंत की आनंद भी लिया है, लेकिन कवि ने जिस ढंग से इन दृश्यों को उतारा है वह बिल्कुल निराला है। ऐसा निराला कि कविता पढ़ते समय वह दृश्य हमारी आंखों के सामने जो है सजीव हो जाती है, मतलब जीती जागती हो जाती है, हमें आनंदित कर देती है। कवि ने कैसे उभारा इन दृश्यों को, आइए हम लोग इसे कविता को पढ़ते हैं जिसका नाम है चंद्रग्रहण से लौटी बेर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूल पाठ चंद्रग्रहण से लौटी बेर। सबसे पहले हम लोग पंक्ति दर पंक्ति इसे पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अर्थ समझने का कोशिश करेंगे। आइए पढ़ते हैं। देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ देर से अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बेटे की बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा। अब आइए इसका अर्थ समझने का कोशिश करते हैं। कवि का कथन है वो अपने गांव चंद्रग्रहण को देख आया है। अब वह खेत की मेड़ पर अकेला बैठकर उस सारे दृश्य को सजीव रूप से में अनुभव कर रहा है। खेतों में उगा हरा तथा ठिंगना चना जो एक बीते के बराबर है, उसने अपने सिर पर छोटे गुलाबी फूल का मुरेठा, जिसे सफा और पगड़ी कहते हैं, बांध रखा है। इस तरह वह सजकर खड़ा है। कवि ने खेत में उत्पन्न चने के पौधे का बड़ा सजीवन एवं मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देही की पतली कमर की है लचीली, नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दू हृदय का दान उसको। अब आइए इसका अर्थ समझने का कोशिश करते हैं।
चने की खेती के पास ही मिलकर बीच में हथेली जो है अलसी उगी हुई है। ये अलसी शरीर से दुबली पतली तथा लचीली कमर वाली है। उसने अपने सिर पर फूले हुए नीले फूल धारण किए हैं। वह मानो कह रही है, जो भी मेरे इन फूलों को छुएगा मैं उसको अपने हृदय का दान दे दूंगी। कवि ने अलसी का बड़ा सहज सजीव चित्रण किया है। यहाँ खिली हुई अलसी में एक प्रेमिका के व्यवहार की आकर्षक कल्पना है। आइए आगे बढ़ते हैं। और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए है ब्याह मंडप में पधारी। फागाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। अब आइए इसका अर्थ समझने का कोशिश करते हैं। कवि का कथन है कि सरसों की मोहकता के विषय में तो पूछो ही नहीं, वह अत्यंत आकर्षक रूप धारण किए हुए है। सरसों अब जवान हो गई है, उसके हाथ पीले कर लिए हैं, अर्थात उसका विवाह हो गया है, वह विवाह मंडप में पधार चुकी है। अभिप्राय यह है कि सरसों पककर तैयार हो गई है। ऐसा लगता है जैसे होली का गीत गाता हुआ फागुन का महीना आ गया हो। पके हुए सरसों के खेत का बड़ा मोहक वर्णन है और साथ ही उसमें एक युक्ति की कल्पना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्राकृतिक का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। आइए अब इसका अर्थ समझने का कोशिश करते हैं। कवि का कथन है कि प्रकृति एवं खेतों के भरपूर सौंदर्य को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे स्वयंवर हो रहा हो, अर्थात इस ग्रामई शोभा ने ऐसा रूप धारण कर लिया है जिसे देखकर एक ऐसे आयोजन का दृश्य आंखों के सामने तैर आता है जिसमें कोई कन्या स्वयं अपने लिए वर का चुनाव करती है। प्रकृति रूपी नायिका का प्रेम पूर्ण अंचल हिलडुल कर उसके भीतर प्रिय मिलन की तरफ इच्छा को प्रकट कर रहा है। नगरों के पाखंडपूर्ण सर्वथमय व्यापारिक जीवन की तुलना में यह हाँ के प्रेम की प्रिय भूमि कहीं अधिक उपजाऊ है। अभिप्राय यह है कि प्रकृति के अंचल में चलने वाले प्रेम व्यवहार में स्थायित्व अधिक है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही है इसमें लहरियां, नील तल में तो उगी है घास भूरी, ले रही है वह भी लहरियां। अब आइए इसका अर्थ समझने का कोशिश करते हैं। कभी ग्रामीण प्रकृति का अनुरागपूर्ण चित्रण करता हुआ कहता है, मेरे पाँव के तले निकट यानी उसके पाँव के निकट एक सरोवर है जिसमें लहरें उठ रही हैं। उस सरोवर के नीले तल में जो भी भूरी घास उगी आई है वह भी लहरियां ले रही हैं, अर्थात जल के साथ हिलडुल रही हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंखों को है चमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे हैं चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब आइए इसका अर्थ समझने का कोशिश करते हैं। कभी ग्रामीण प्रकृति का अनुरागमय चित्रण करता हुआ कहता है कि पोखर के पानी में डूबते हुए सूर्य का प्रतिबिंब इस प्रकार बन रहा है जैसे वह चांदनी का एक बड़ा सा गोला, माफ करना, गोल खंबा है। हल्के हल्के हिलते पानी के कारण उसका आकार लंबा प्रतीत होता है और चमकीला होने के कारण वह चांदी की तरह चमक रहा है। उसे देखने से आंखें चौंधिया रही है, उसकी और दृष्टि टिकती नहीं है। पोखर के किनारे पर कई पत्थर पड़े हैं, हवा के कारण पानी की छोटी छोटी लहरें इन पत्थरों से स्पर्श कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये पत्थर प्यास से हो और मौन भाव
से पानी पी रहे हो, पता नहीं ये पत्थर कब से पानी पी रहे हैं, फिर पर फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझ रही है। पता नहीं इनकी प्यास कब बुझेगी। क्या ये सदा इसी तरह प्यासे ही रहेंगे? आइए अब आगे बढ़ते हैं। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जाल में, माफ करना जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। आइए अब इसका अर्थ समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ कवि सरोवर का वर्णन करता हुआ कहता है कि कोई बगुला अपनी एक टांग जल में डूबे खड़ा है। वह चंचल मछली को देखते ही अपनी निंदा का ध्यान त्यागकर झट से मछली को चोंच से पकड़कर गले में डाल देता है, अर्थात मछली को निगल जाता है। कवि ने बगुले की ढोंगी वृत्ति का चित्रण है। वस्तुतः बगुला भोला सा बनकर सरोवर के तट पर खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, पर अवसर मिलते ही वो मछली को चोंच में भरकर निकल जाता है। बगुले के माध्यम से यह ढोंगी व्यक्ति के स्वभाव का चित्रण हुआ है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाट मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चतुर मछली चोंच पीली में दबा कर जो उड़ती है गगन में। आइए अब इसका अर्थ समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ मछली का भक्षण करने वाली एक चिड़िया का सब चित्रण कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक चिड़िया जिसका मस्तक काला है, वह अपने सफेद पंखों को फड़फड़ाते हुए अचानक सरोवर में भरे हुए जल से ऊपर टूट पड़ती है तथा एक चंचल सफेद मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर कहीं दूर आकाश में उड़ जाती है। इनके कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। मुझे आशा है कि आपको ये कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे भी किताब में भी हर एक अंश का अर्थ दिया हुआ है, आप यहाँ से भी पढ़कर समझ सकते हैं। ये रहा पाठगत प्रश्न 8.1। यहाँ से अंश 2 है। ये रहा पाठगत प्रश्न 8.2। कुछ व्याकरण अनुभाग भी होंगे, उस पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये रहा पाठगत प्रश्न 8.3। ये रहा पाठांतर प्रश्न। सारे प्रश्नों का उत्तर पहले खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद उत्तरमाला का सहायता दीजिएगा। इस कविता में जो किताब में समझाया है इसका अर्थ वो मात्र 2 अंश में समझा दिया है और हम इसको छोटा छोटा करके 8 अंश में समझाए हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप पढ़िए और समझ लीजिए। आप सभी को मेरा धन्यवाद।